Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture, and today we are going to start with one of the important chapter in commerce stream, that is final accounts. And in your 11th standard, this final account is related to proprietary concern. What do you mean by proprietary concern? Proprietary concern means sole trading concern or sole trading organization, जिसके बारे में ओसी में हमने पढ़ा हुआ है. व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न? जो स्मॉल ट्रेडर है, जहां पर सिंगल पर्सन सारी की सारी एक्टिविटीज मैनेज करता है. एग्जांपल, बिजनेस विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल पर्सन और सिंगल सेलर is known as sole trading concern और proprietary concern. क्या कहेंगे? proprietary concern. तो ऐसा जो concern है उसके फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग. किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट्स की. होता क्या है फाइनल अकाउंट? सो लेट अस अंडरस्टैंड. जब हमने बुक कीपिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो सबसे पहले वी हैव लर्न रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन. किसके बारे में लर्न किया? ट्रांजैक्शन. और कौन सा ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है. बिजनेस ट्रांजैक्शन को फिर हम कन्वर्ट करते हैं जर्नल एंट्री में. क्या पास करते हैं हम? जर्नल एंट्रीज. क्योंकि कभी भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनता है, वाउचर बनता है, और उस वाउचर के थ्रू हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं या उसे हम पास करते हैं सब्सिडियरी बुक में. किसमें? सब्सिडियरी बुक में. अब इस जर्नल एंट्री से हम ट्रांसफर करते हैं उसे लेजर में. कहां ट्रांसफर करते हैं? लेजर. लेजर के थ्रू वो जाता है ट्रायल बैलेंस में. तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एक समरी है सारे लेजर्स की. जितने भी लेजर हैं हम उन्हें क्लोज करते हैं, उसका टोटल निकालते हैं. कास्टिंग करने के बाद जो बैलेंसेस उसमें बचते हैं, हमें इसमें से दो बैलेंस मिलते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. ये दो बैलेंस हमें यहां से मिलते हैं. अब इसको हम टी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस. डेबिट साइड डेबिट बैलेंसेस को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंसेस को लिखा जाता है, और लास्ट में ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? टैली. ठीक है ना. ये हमने लेजर के चैप्टर में किया हुआ है. अब ट्रायल बैलेंस फिनिश करने के बाद जो हमारे पास डेटा आता है ईयर एंड में, जब मैं बात करता हूं ईयर एंड की, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर एंड. तो ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट. क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट. ये क्या होता है एडजस्टमेंट? कुछ बातें या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो हमें साल खत्म होने पर पता चलते हैं. उसके पहले वो हमें पता नहीं थे या उसका क्लैरिफिकेशन नहीं था.
तो ऐसी चीजें जो मिस हो गई हैं या फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद पता चली हैं, वो सारी चीजें ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो उनको हमको एडजस्टमेंट के थ्रू इफेक्ट देना होता है। तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को देख करके फिर हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। किसकी बारी आ गई? फाइनल अकाउंट, जो कि हमारे सिलेबस में लास्ट चैप्टर है। अब इस फाइनल अकाउंट में बनाना क्या होता है? फाइनल अकाउंट इसलिए फाइनल लिखा गया है क्योंकि इसके बाद हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। और इसे बनाने के लिए हम 3 फॉर्मेट्स का सपोर्ट लेते हैं, जिसमें से पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट वन इज व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके बारे में कई बार हमने डेप्रिसिएशन में बात की। तो ये एक अकाउंट बनाना पड़ता है। और लास्ट में आप प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो पूरा का पूरा आपका फाइनल अकाउंट ये 3 फॉर्मेट के ऊपर टिका हुआ है। ये 3 चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। और इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड की होगी? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस को आपको देखना है, एडजस्टमेंट को आपको देखना है, और आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जिसमें से ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। और ऑलरेडी आपको पता है कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन को लिखा जाता है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। और बैलेंस शीट की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमें लायबिलिटीज और एसेट, इसके पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है। किसके किसके बारे में? लायबिलिटीज एंड एसेट, इसके पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है। और एट द एंड ट्रेडिंग अकाउंट जब आप करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको रिजल्ट मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस का। किसका? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, मतलब या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो, क्लोज करते हो, तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट तो मैंने आपको बता दिया कि वहां से क्या मिलता है, वहां से आपको मिलता है पोजीशन ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट। हमारे पास टोटल कितने लायबिलिटीज हैं, हमारे पास टोटल कितना एसेट है, तो दोनों लास्ट में टैली होना चाहिए। मतलब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लायबिलिटी लिखना है, राइट हैंड साइड आपको एसेट लिखना है। तो जब ये सारे आइटम्स आप लिखोगे तो ये लास्ट में क्या होता है? टैली, है ना, लास्ट में टैली होना चाहिए। गेटिंग इट? तो ज्यादातर समय जब हमारा बैलेंस शीट टैली होता है एट द एंड, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमने सारे इफेक्ट प्रॉपरली दिए, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। तो अब आपको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि क्यों हम पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टडी कर रहे थे, उसके बाद क्यों हमने अपना ज्यादातर टाइम जर्नल एंट्री को सीखने में लगाया,
फिर हमने देखा कि लेजर क्या होता है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद अब हमको फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करना है। So let us now come down to our textbook page number 271. इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग is considered as a scientific approach in maintaining record of business transaction. business transaction या जो रिकॉर्ड है उसका मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग को एक साइंटिफिक अप्रोच माना जाता है, समझा जाता है। It provides systematic accounting record to all on the financial status of the enterprise. तो सभी लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस प्रोवाइड करता है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। नो सूनर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जैसे ही कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है द अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट, अकाउंटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय ड्राफ्टिंग द फाइनल अकाउंट, और ये प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जब आप फाइनल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हो तब जाकर के एक फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट्स आर द बेसिस ऑन विच मैनेजमेंट और बिजनेसमैन डिसाइड बिजनेस पॉलिसीज एंड टेक फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर फाइनल अकाउंट से हमको सारे के सारे डेटा ऑर्गेनाइजेशन के एट अ स्ट्रेच एक जगह पर मिल जाते हैं। तो इसके वजह से बिजनेस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, फ्रेमवर्क है, ये बनाना इजी हो जाता है। So hence final accounts are the basis on which management or businessman decides business policies, इसके ऊपर business policies को decide किया जाता है and take financial decision, और financial decision को हम अच्छे से ले सकते हैं। Number 2, final account gives the true picture of the financial status of business for the financial year। जब आप फाइनल अकाउंट रीड कर रहे होते हैं तो आपके सामने ट्रू और फॉल्स का स्टेटस क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है, और मिलता है बैलेंस शीट, जहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट नेट लॉस या लास्ट में असेट्स और लायबिलिटीज के पोजीशन की खबर होती है। फाइनल अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको फाइनल अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस डीलिंग आर पॉसिबल ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किसके साथ कैसा ट्रेड करना है वो फिजिबल होगा कि नहीं होगा, ये सब कब पॉसिबल हो पाया? ये सब ट्रांसपेरेंसी की वजह से, जो बिजनेस लेवल में ट्रांसपेरेंसी है उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। हेंस transparency in the business dealing are possible due to financial statement. Number 5, final account helps to get a clear breakup of amount payable to government. Final account helps to get a clear breakup of amount payable to the government. गवर्नमेंट को कितना अमाउंट हमें पे करना है उसके बारे में क्लियर कट डिस्टिंक्शन बना करके दिया जाता है फाइनल अकाउंट के थ्रू। एज वेरियस टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा, तो ये सारे काम भी किए जाते हैं। इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो बता दिया कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है और रिक्वायर्ड है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए। कैसे बनाना है फाइनल अकाउंट, तो उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, जर्नल एंट्री से आप लेजर पोस्टिंग करेंगे, लेजर पोस्टिंग से आप उसका बैलेंस निकालेंगे, है ना। जो भी बैलेंस आए, वेदर इट इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, उसका आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एडजस्टमेंट के साथ हमें फिर बनाना है फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द
ईयर, है ना। तो लास्ट में जो बनने वाला है वो है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में हमें पता चला कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो जब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की, so that means we are talking about three things, जिसको हम एलाबोरेटली अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट कौन सा आ जा रहा है यहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2 we are talking about profit and loss account, and number 3 we are talking about a statement. Third one is what? Balance sheet. Right? Now let us first of all focus on trading account. अब इसके नाम में ही ट्रेडिंग है, दैट मीन्स ये हमारा जो कोर एरिया है, मेन फोकस्ड एरिया है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये हमने पहले ही बात कर ली कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जब हम डेबिट साइड में लिखेंगे तो आपको वहां पर मेंशन करना है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। और जब हम क्रेडिट साइड में कोई आइटम लिखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे इनकम और गेन। सिमिलरली जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यही काम करता है, ठीक है, कि वो भी नॉमिनल अकाउंट है और उसमें भी डेबिट साइड में एक्सपेंस लॉस और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन्स हमें मेंटेन करना है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, वहां पर आपको लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंस। विच एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक है। लेकिन सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है या डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है? इसमें ये डायरेक्ट क्या है? तो डायरेक्ट को समझने के लिए आप देखिए कि जहां पर आपके प्रोसेस में कोई चीज फैक्ट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? वेदर इट इज इनकम और इट इज एक्सपेंडिचर, बट रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड है, या वो रिलेटेड है परचेसेस से। किससे रिलेटेड है? परचेसेस से। या वो रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट इन नेचर। क्या कहेंगे? डायरेक्ट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप शूज बनाते हो। क्या बनाते हो? शूज। अब जब आपको शूज बनाना है तो आपको जो मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा? मटेरियल। या मैं इसको बोल सकता हूं स्टॉक के रूप में रहेगा ये। आपको लग सकता है लेबर, जिसको आपको वेजेस पे करना पड़ेगा। आपको लग सकता है फ्यूल चार्जेस, जो भी कोल है या पेट्रोल है, डीजल है, जो भी लग रहा है आपको, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं फैक्ट्री में यूज होती है। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंडिचर इंकर हो रहा है, किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल शूज बनाना है तो आपको लेदर चाहिए, शूलेस के लिए आपको कॉटन का या ऐसा कोई क्लोथ मटेरियल चाहिए, फिर सोल प्रिपेयर करना है तो उसके लिए रबर या प्लास्टिक का मटेरियल चाहिए। तो ये हमारा जो स्टॉक है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से डील करता है। हमारा जो वर्कर है, जो लेबर है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं कि मुझे मेरे ऑफिस का रेंट पे करना है, किसका रेंट पे करना है? ऑफिस का। तो क्या ये ऑफिस फैक्ट्री में है? आंसर इज नो। ये ऑफिस तो मेरा सेल्स ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है? सेल्स ऑफिस। या मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। कौन सा ऑफिस है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। वहां से मैं बाकी जो एक्टिविटीज है उसको संभालता हूँ, ठीक है ना? ऑफिस में मैंने कोई स्टाफ भी रखा हुआ है और उसको मैं सैलरी पे करता हूँ। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है। अगर मैं ये सारे एक्सपेंडिचर इंकर ना करूं तो फिर भी क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं? आंसर इज यस, है ना? फिर भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग रुकेगा नहीं, मेरा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मैं वेजेस पे ना करूं तो वर्कर नहीं आएंगे और प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर मैं फ्यूल चार्जेस पे ना करूं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगर मैं मटेरियल नहीं मंगाऊं तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है और जिसका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर होता है, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और जिनका इफेक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता है, जैसे ऑफिस का रेंट, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सारी चीजों को हम इनडायरेक्ट नेचर में डालते हैं। कहां पर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम। ठीक है? तो अभी चीजें एकदम क्लियर है कि अगर मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है या इनकम है तो वो कहां आएगा? वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज सेल से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है एक्सपेंडिचर, तो वो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसका जो मेजर डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? नाउ व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में आपको ध्यान देना है कि एक स्टेटमेंट है। इट इज एन स्टेटमेंट। अच्छा, ये स्टेटमेंट आपको क्या बताता है? ये बताता है आपको पोजीशन। पोजीशन मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? स्थिति। किस चीज की स्थिति की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी के बारे में। मतलब पूरे साल में मिला करके एट अ पर्टिकुलर डेट, ईयर एंड पे, कंपनी के ऊपर टोटल कितनी लायबिलिटी है और कंपनी के पास टोटल कितना असेट है। ठीक है ना?
और जितना आपके पास लायबिलिटी है उतना ही आपके पास एसेट होता है। दोनों लास्ट में टैली होता है। क्या होता है? टैली होता है। क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कौन से आइटम होते हैं, वो हम अभी फॉर्मेट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 274 पे। किस पे आ जाएंगे? 274 पे। 274 पे आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसे कहा जाता है स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑलरेडी मतलब ये सारे आइटम्स आपको एट स्ट्रेच दे दिए गए हैं, ताकि आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस में ये आइटम मिले तो आपको पता हो कि आपको उसको कहां पर प्लेस करना है। तो पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आइटम से, जो कि है ओपनिंग स्टॉक। पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है ओपनिंग स्टॉक? लास्ट ईयर में जो स्टॉक हमारे पास बच गया था, वो हो सकता है रॉ मटेरियल का स्टॉक हो जो हमने मंगाया था, तो लास्ट ईयर यूज नहीं कर पाए, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है ना? लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया था, अभी हम उसको ओपन कर रहे हैं। तो स्टॉक जो लास्ट ईयर का बचा हुआ है, लास्ट ईयर हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा था, अभी उसी स्टॉक को प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने उसको लिखा ओपनिंग स्टॉक। सर ये डेबिट में क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर हमने एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर इंकर किया था, तो ये एक टाइप का हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू परचेसेस। टू परचेसेस। परचेसेस क्या है? आप रॉ मटेरियल या कोई भी टाइप का फिनिश गुड्स वगैरह परचेस कर रहे हो, तो जो आप परचेस कर रहे हो आपके पास ये एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। परचेस आपका एक्सपेंस है, इसके लिए इसको क्या किया गया? डेबिट किया गया। अच्छा, इसमें से कुछ परचेसेस आपने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए, है ना? कुछ आपने सपोज गुड्स यहाँ पर मंगाए थे वर्थ रुपीज 3 लाख। कितने का गुड्स आपने मंगाया? यहाँ पर 3 लाख रुपीज का गुड्स मंगाया था। उसमें से 1 लाख रुपीज के गुड्स आपको पसंद नहीं है, आपने रिटर्न कर दिए, है कि नहीं? तो आउटर कॉलम में 2 लाख रुपीज का फिगर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 लाख मंगाया था लेकिन 1 लाख रुपीज रिटर्न कर दी। तो जो रिटर्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, उसको आपको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, आगे डायरेक्ट एक्सपेंस। नाम में ही डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस। ठीक है ना? डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? फैक्ट्री एक्सपेंस। तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक में ये मेंशन कर लीजिए कि डायरेक्ट का मतलब एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और फैक्ट्री और परचेसेस। ठीक है, अगला कदम हम बढ़ाएंगे फ्रेट की तरफ। व्हाट इज फ्रेट? फ्रेट एंड कैरियज साथ में दिया गया है, और इसका मतलब भी मोर और लेस सेम होता है। तो कैरियज और फ्रेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। और बेसिकली जब ये इनवर्ड की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? इनवर्ड की। तो इनवर्ड का मतलब होता है कि आप कोई पर्टिकुलर गुड्स या रॉ मटेरियल परचेस करके फैक्ट्री तक ला रहे हो। कहां तक ला रहे हो? फैक्ट्री तक। तो फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल आपने ये जो रॉ मटेरियल है वो आपने परचेस किया भोपाल से। कहां से परचेस किया? भोपाल से। और उसे आप यहाँ पर मुंबई में भांडुप लेकर के आ रहे हो। भांडुप में आपकी फैक्ट्री है, तो आप वहां पर लेकर के आ रहे हो। तो वहां से यहाँ लाने का खर्चा फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज हो गया। तो इस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कैरियज। सर तो ये फ्रेट क्या है? फ्रेट जनरली पहले ऐसा होता था कि जब हम इंपोर्ट करते थे, है ना, तो इंपोर्ट का जो यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था। फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया से गुड्स मंगाया, तो शिपिंग कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो जो शिपिंग कॉस्ट आप देंगे, उस शिपिंग कॉस्ट को फ्रेट बोला जाता था। बट आज की तारीख में फ्रेट और कैरियज इनवर्ड दोनों को सेम समझा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको बात क्लियर है कि फ्रेट का मतलब क्या होता है, कैरियज का मतलब क्या होता है। हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें कैरियज इनवर्ड के बारे में। जब हम इनवर्ड के बारे में बात करते हैं तो मतलब ये एक्सपेंडिचर कहाँ से है? फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ फैक्ट्री, है ना। भोपाल से हम गुड्स को अपने भांडुप वाली फैक्ट्री तक लेकर के आए, इसे हम जो खर्चा पे करेंगे
ट्रांसपोर्टेशन का या कैरिंग चार्जेस जो पे करेंगे उसे हम बोलेंगे कैरियज इनवर्ड। इसके बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? तो जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अफ्रीका जो प्लेस है वहां से हमने गुड्स इंपोर्ट किया, तो ये हमारा इंडिया का जो पोर्ट है, यहाँ पर कस्टम अथॉरिटी होती है, आप इसको समझ सकते हैं टैक्स अथॉरिटी, है ना। तो ये जो कस्टम ड्यूटी का मतलब एक टाइप का टैक्स होता है। ये टैक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप फॉरेन कंट्री का गुड्स हमारी कंट्री में लेकर के आ रहे हैं, मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट। तो आप इसको इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर ले सकते हैं या कस्टम ड्यूटी के नाम पर ये टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स। तो सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने की जगह यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये जो कस्टम ड्यूटी है रॉ मटेरियल पे लगा है, और रॉ मटेरियल हम कहाँ यूज करने वाले हैं? फैक्ट्री में यूज करने वाले हैं। इसलिए चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी लिखा हो या वो कस्टम ड्यूटी लिखा हो, कहाँ लिखना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस हम किसको पे करते हैं? हमारे जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें हम वेजेस पे करते हैं। तो वेजेस भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट आता है कोल, गैस एंड फ्यूल। तो कोल मतलब कोयला, है ना, मराठी में बोलते हैं कोळसा। गैस आपको पता है और फ्यूल आपको पता है ईंधन। ऐसे तो ये तीनों ही ईंधन के स्रोत हैं, ठीक है ना। तो ये जो कोल, गैस, फ्यूल है, ये सब कहाँ यूज हो रहा है? ये फैक्ट्री में यूज हो रहा है। कहाँ यूज हो रहा है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में यूज हो रहा है, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। अगला है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज, रॉयल्टी क्या होता है इस बात को ध्यान से समझो। जब हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं तो ये कैसे और किस तरीके से प्रोडक्शन से रिलेटेड है? रॉयल्टीज, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर कोई नया म्यूजिक मार्केट में आता है या कोई न्यू बुक मार्केट में आती है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड उसका जो ऑथर है या यहाँ पर जो लिरिक्स राइटर है या म्यूजिशियन है, जो कोई पर्सन होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। किसके साथ? प्रोडक्शन हाउस के साथ। किसके साथ? प्रोडक्शन हाउस के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल मैं हूं जेके रोलिंग और मैंने एक बहुत बढ़िया बुक लिखी जिसका नाम है हैरी पॉटर। कौन सी बुक लिखी? हैरी पॉटर। आप लोग तो जानते ही हैं, मेरी बुक बहुत फेमस है। अब ये जो बुक है मैं चाहती हूँ दुनिया भर में सब तक पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचे? कि कोई एक पब्लिशर, ठीक है ना, उसको पब्लिश करना चाहिए। तो मैंने एक पब्लिशर को ढूंढा। अब इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बोलिए या एग्रीमेंट बोलिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? इस पब्लिशर ने बोला कि ठीक है चलो, ये मैं बुक तो प्रिंट करूंगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सेल करेंगे, उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। आप कितना चार्ज करेंगे? ये बुक का कॉपीराइट देने के लिए आप कितना चार्ज करेंगे ताकि मैं इसको प्रिंट करके बेच सकूं? तो मैं जो जेके रोलिंग हूँ, मैंने बोला कि देखो ये बुक मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, तो इसके बदले में मुझे चाहिए 1 लाख डॉलर। कितना चाहिए? 1 लाख डॉलर इतना मुझे चाहिए। ये किसका है? कॉपीराइट का, कि आप इसे प्रिंट करके बेच सकते हो। पब्लिशर ने बोला ठीक है, वेरी गुड, आई एम रेडी टू पे यू 1 लाख डॉलर। मैंने बोला रुको रुको रुको, देखो ये बुक तो मैंने बहुत मेहनत से लिखी है और ये बुक इतनी अच्छी है ना, मुझे लगता है ये बुक ना बहुत चलेगी, बहुत बिकेगी।
तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, ये जो आपने मुझे पे कर रहे हैं ना 1 लाख रुपीज, ये तो कॉपीराइट का कॉस्ट है, लेकिन अगर मेरी बुक्स 5 लाख कॉपी के ऊपर बिकी, कितने की, 5 लाख कॉपी, इसका मतलब मार्केट में 5 लाख कॉपी के ऊपर बिक रहा है ना, तो हर एक बुक के ऊपर, मतलब 5 लाख से जितना भी एक्स्ट्रा बुक होगा उसके ऊपर मुझे चाहिए रॉयल्टी। क्या चाहिए, रॉयल्टी। कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1%। आपका जो भी बुक का प्राइस रहेगा उसका मुझे 1% चाहिए। जितना भी बुक आप प्रिंट करोगे 5 लाख के ऊपर, है ना, और जब तक प्रिंट करोगे तो हर बार मुझे उसके ऊपर क्या चाहिए, रॉयल्टी चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये पब्लिशर इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर एग्री करता है तो जब भी ये गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, हर एक एक्स्ट्रा बुक जो वो प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर उसको कितना पे करना पड़ेगा, 1% का रॉयल्टी। किसको पे करना पड़ेगा, जेके रोलिंग को। अब इसमें फायदा क्या हो गया, आज देखो हैरी पॉटर बुक कितनी फेमस है और हर साल कितनी सारी बुक्स बिकती है मार्केट में। तो जितनी भी बुक्स मार्केट में बिकेंगी, हर एक बुक का कुछ परसेंटेज जो डिसाइडेड है एज पर दी एग्रीमेंट, वो जेके रोलिंग को मिलेगा। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप लोगों को पता है एवरी ईयर नोबेल प्राइज अनाउंस होता है कि नहीं, हर साल कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, यूनिवर्सल पीस, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज। तो ये नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई थी, किसी को पता है आप में से। तो नोबेल प्राइज के पीछे की स्टोरी ऐसी है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर नोबल। हाँ, सरनेम होगा मिस्टर नोबल। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट है, ये अपने रिसर्च में इन्होंने एक आविष्कार किया विस्फोटक का, जिसको हम आज की तारीख में बारूद जो बोलते हैं, जिससे किसी भी जगह को ब्लास्ट किया जा सकता है ना। तो उन्होंने इससे डायनामाइट बनाया। क्या बनाया, डायनामाइट। और उनका दिमाग ऐसा था कि ये जो डायनामाइट का प्रोडक्ट है, लोगों को पहाड़ या चट्टान तोड़ने में, है ना, जो रॉकी एरियाज होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क करना होता है, उसको ब्लास्ट करने में बहुत मदद मिलेगी, लोगों का काम थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सोच करके उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और बहुत खुश हो गए। लेकिन कुछ ईयर्स के बाद उनका जो पर्टिकुलर आविष्कार था वो इंसानियत के विध्वंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब आप देखते हैं जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है या ऐसे बहुत जगह पर मिसाइल्स वगैरह हैं, ऐसी जगह पर उनका इस्तेमाल होने लगा, जिससे वो बहुत हताश हो गए कि मेरा बनाया हुआ आविष्कार लोगों की जान ले रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो मेरे आविष्कार से जो भी मुझे रॉयल्टी मिलेगी, है ना, मतलब मेरे बनाया हुआ जो आविष्कार है, इससे कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो मुझे रॉयल्टी मिलती है, हर साल मिलती है। तो इस रॉयल्टी का पैसा है ना, आप लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में देंगे। कौन सा प्राइस, नोबेल प्राइज। ठीक है। और इसमें विश्व शांति में जो लोग आगे रहेंगे उनको भी ये प्राइस मिलेगा। तो उस तरीके से जो भी रॉयल्टी का पैसा आता है वो नोबेल प्राइज विनर्स को दिया जाता है। तो सिर्फ नोबेल प्राइज विनर को कोई अवार्ड जैसा मिलता है, सिर्फ उतना नहीं होता है, उसके साथ उनको कुछ अमाउंट भी मिलता है। और वो पैसा कहाँ से आता है, वो इसी रॉयल्टी की देन है कि आज की तारीख में भी जहां कहीं पर भी डायनामाइट का प्रोडक्शन होगा तो उसकी जो रॉयल्टी है वो मिस्टर नोबल के फंड में जाकर के ऐड होती है और नोबेल प्राइज के रूप में
वो रिसर्चर्स को दिया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी है, जैसे मैं बात करूं किशोर कुमार की। किशोर कुमार एक गुजरे जमाने के सिंगर हैं जिनके गाने आज भी कई बार हम सुनते हैं। तो इन्होंने जो भी गाने गाए हैं, लिरिक्स बनाए हैं, इनकी रॉयल्टी उन्होंने ले रखी थी। और आज भी जो गाने बजते हैं या कोई उसका रिमिक्स बनाता है या उनके गानों का लेकर के कोई संग्रह करके कोई पर्टिकुलर कैसेट बनाता है, सीडी बनाता है, तो उन्हें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। और उनके बेटे अमित कुमार, हाँ किशोर कुमार के जो बेटे हैं अमित कुमार, वो सिंगर तो नहीं है, बट आज से 10 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उनको 17 करोड़ रुपीस मिला था। कितना मिला था? 17 करोड़ रुपीस। किस लिए मिला था? क्योंकि उनके पापा गाना गा के गए थे और उस पे रॉयल्टी बन रही थी। क्या बन रही थी? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इतनी इफेक्टिव चीज है। आपने एक और पर्सन का नाम सुना होगा, पोएट का, हरिवंश राय बच्चन। है ना। कई बार मधुशाला वगैरह जैसे जो चैप्टर्स आपको आते हैं, उसमें आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन जो एक्टर है ना, इनका नाम तो सुना होगा आपने, अमिताभ। कई बार देखा होगा इनको फिल्मों में, अमिताभ बच्चन। तो ये जो है, ये इनके फादर थे, है ना। हरिवंश राय जो बच्चन है, ये पोएट जो है, इनके फादर थे, अमिताभ बच्चन के फादर थे। तो इन्होंने जो भी पोएट्री लिखी है ना, आज की तारीख में उसकी जो रॉयल्टी मिलती है, वो अब किसको जाती है? अमिताभ बच्चन को जाती है, अमिताभ बच्चन की पॉकेट में जाती है। अभी रिसेंट 2 साल या 3 साल हुए, मैंने न्यूज सुना कि ये जो रॉयल्टी होती है पोयम वगैरह के ऊपर, वो 60 ईयर्स तक रहती है। कब तक रहती है? 60 ईयर्स तक का उनका कुछ एग्रीमेंट था। तो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके लिखा था कि ये बहुत अनफेयर है कि मेरे पिताजी की लिखी हुई जो पोयम है उसके ऊपर रॉयल्टी मेरी बंद हो जाएगी। तो कोई भी बिना मेरी परमिशन के मेरे पिताजी के पोएम को यूज कर सकता है। ठीक है ना। अरे अमिताभ जी, आप कितना और कमाओगे? बस हो गया ना, 60 साल तो कमा लिया। तो यहाँ पर ये एक बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पर रॉयल्टी के पैसे अभी तक मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी आपको परफेक्ट क्लैरिटी आ गई कि रॉयल्टी क्या होता है और प्रोडक्शन पे इसे क्यों पे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंस है वो है फैक्ट्री एक्सपेंस। नाम में ही फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इन नेचर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्रेडिट साइड को डिस्कस करेंगे एक एक करके। क्रेडिट साइड में देखिए, पहला आइटम आता है सेल्स। अब सेल्स क्या होता है? आपको अपना प्रोडक्ट बेचने पे डायरेक्ट इनकम जनरेट हो रही है। तो सेल्स है क्या? सेल्स डायरेक्ट इनकम है, आपसे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इनकम है। तो इसके लिए इसको क्रेडिट में लिखा गया है। जो सेल्स हुआ था उसमें से कुछ गुड्स आपके रिटर्न आ गए, तो आप उसको लेस कर देंगे, तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद जो पर्टिकुलर गुड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गए हैं, किसी भी रूप में गए हो, चाहे वो सेल्स के रूप में गए हो, चाहे गुड्स आपने फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या गुड्स प्रोपराइटर ले गए हैं पर्सनल यूज के लिए इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, है ना। तो अगर कोई गुड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया है, तो भी आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने परचेस किया था तो गुड्स आया था, है ना। गुड्स आता है तो आपने डेबिट किया, तो गुड्स जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो वेदर इट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो उसको हमको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक जब हमने कंसीडर किया था, तो हमने उसको डेबिट साइड में लिखा था। तो जब क्लोजिंग स्टॉक आप मेंशन करेंगे, तो ऑब्वियसली कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे?
क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये गुड्स बच गया है, ये गुड्स यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और लास्ट में हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं जिस प्रकार से हम लेजर को क्लोज करते हैं। लेजर को क्लोज करने पे जो पर्टिकुलर अमाउंट जहां पर ज्यादा आएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, यहाँ पर सपोज अमाउंट आ गया 50,000 और ये ज्यादा अमाउंट है तो हम दोनों साइड में 50,000 लिखेंगे और ये ऊपर का सारा बैलेंस ये माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सबका टोटल था 40,000 जितने भी एक्सपेंस है, तो ये जो बैलेंस बच गया ये कितना है 10,000। तो 10,000 रुपीज को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या वर्ड यूज करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट बोला? क्योंकि इनकम में से आपने एक्सपेंस माइनस किया है ना, इनकम ज्यादा था एक्सपेंस कम था, तो जो बचा है वो प्रॉफिट है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोला? क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारे सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस माइनस करना बाकी है, तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। क्योंकि अभी ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम इससे एडजस्ट करना बाकी है, और वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? हम उसको नेक्स्ट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसका रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि अगर सपोज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, कितना हो गया? सपोज डेबिट साइड का टोटल है 70,000, तो डेबिट ज्यादा है मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, और क्रेडिट साइड का जो ये पूरा टोटल है ये आता है 50,000, है ना। तो एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो जो बैलेंस बचेगा 20,000 का, ये हमारे लिए क्या होगा? ग्रॉस लॉस। क्या होगा? ग्रॉस लॉस। गेटिंग इट? तो यहां पर हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने के पहले देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स होते हैं, वो वहां पर क्यों होते हैं, वो डायरेक्ट इन नेचर क्यों है, उनका वहां पर क्या यूसेज है। हर एक आइटम को हमने प्रॉपरली डिस्कस किया, उसके बारे में समझा। आज के लिए इतना काफी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।